हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1st, 2nd और 3rd कर लिया है। आप मेरे चैनल पे एक बार देख लीजिए उसको। और क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कुछ भी इसमें से छूटा रहेगा टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको कंसिडर करूँगा। ओके, सो हम अपना टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से शुरू करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत हमें पड़ी क्यों। यहाँ पे x + 2 = 0, ये क्या है? एक टाइप का लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है 1 होती है, वो क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है। और सेम चीज़ में जहाँ पे यहाँ पे पावर 1 था, अगर मैं पावर 2 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? अगर मैथमेटिकल इसका डेफिनेशन देखें तो जैसे px को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के इक्वल में दिखा दें तो वो क्या हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो कितनी होती है? 2। सो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इन एग्जाम्पल को करने से पहले ना हम इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a, b और c वो क्या है? रियल नंबर है, मतलब a b c बिलोंग्स टू r। और ध्यान ये देना है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा ना तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो गया तो फिर x² भी 0 हो जाएगा, मतलब कि फिर ये बचा क्या? फिर इसका जो मेन पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का वही खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बच के एक लीनियर इक्वेशन बचेगा। सो ध्यान देना है कि यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यही मेन चीज़ है, ये जनरल फॉर्म हमारा है। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है x² + 3x + 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो जैसे x की पावर 2 है, 3x + 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इन दोनों में हमने को हाईएस्ट पावर देखना है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px होता है। अगर इस px को हम 0 के इक्वल दिखा दें तो हमारा क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस px को 0 को इक्वल दिखा दिया और px का इक्वल टू में ये दिया गया है। सो x² + 3x + 2 = 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है, इसमें हमको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे x² दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे कि है कि नहीं है? ऐसे हम बता ही नहीं सकेंगे कि ये है या फिर नहीं है। क्या करना पड़ेगा? पहले इसको हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम अपॉन 1 कर दें, फिर इसका LCM ले लें, 1 आ गया। यहाँ से कितना हो जाएगा? x² + 3, यहाँ पे 2 अपॉन 1 किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ से x² + 3, यहाँ से x की पावर 1 यहाँ पे गया, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं? पावर ऐड हो जाते हैं ना। तो ये हो गया हमारा x3। सारे टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, -x², 3, क्योंकि जब साइड हम चेंज करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ से x3 - x² - 3 = 0। अब हमको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में रहेगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन उससे भी मैक्सिमम क्या है? 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं, ये नहीं है। अगर सिर्फ इतना होता x² - 3 तो हम मान लेते हैं हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल नंबर 3 पे। इसको बताते हैं कि है कि नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन, x², इसका LCM लिया, यहाँ से x की पावर 4, यहाँ से +1, यहाँ से 2। मैं इसको इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको आता होगा LCM वगैरह, ठीक। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x की पावर 4 +1 2x², ठीक है। सेम वही चीज़, सारे टर्म्स एक साइड, x पावर 4 - 2x² +1 = में 0। यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0।
इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है कि 4 है, 4 है यहाँ पे मैक्सिमम पावर, तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं ना, ये भी नहीं होगा। सो कोई भी अगर हमको टर्म दिया रहेगा ऐसा कि इक्वेशन के फॉर्म में, पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वहाँ से हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जनरल फॉर्म लिखने के बाद, जनरल फॉर्म भी आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उससे क्या रहता है कि बोर्ड में नंबर कटते नहीं, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है और ये बताता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना, नेचर ऑफ रूट्स बताता है। रूट्स जो होता है ना, रूट्स क्या होता है एक बार पहले आप समझ लो, नहीं तो वो बार बार कन्फ्यूजन बना देगा। रूट्स होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो होती है हमारी रूट्स। सो अगर मैं बोलूँ जैसे हमारा जो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। सो इसके मैक्सिमम 2 रूट होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स, ये आप ध्यान रखिएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो इसके रूट्स हो गए अल्फ़ा और बीटा। तो अगर मैं बोलूँ इसका मुझे सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ से -b/a। अब इसको बादल में कर दो बंद, इम्पॉर्टेंट है ये। और फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होता है, प्रोडक्ट, रूट अल्फ़ा बीटा हो गए, अब प्रोडक्ट बोला है तो यहाँ से c/a, इसको भी लाओ बादल और कर दो बंद। ठीक, यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकल गया -b/a, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गया c/a। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने जो मेन कॉन्सेप्ट था जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, डिस्क्रिमिनेंट के साइड में। ये है d = b² - 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। अभी इसको बताया आपको ना, नेचर ऑफ रूट्स बताता है। जो भी हम रूट पढ़े हैं ना, ये कि अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स हैं, तो इसका नेचर क्या है, ये किस नेचर का है, ये हमको बताएगा। तो इसमें 3 केसेस हैं कि उसका नेचर क्या क्या है, वो हम 3 केस पढ़ लेंगे, फिर हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ से फर्स्ट केस है हमारा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ केसेस, 3 केस है ना। यहाँ पे है d इज़ ग्रेटर देन 0। अगर d 0 से बड़ा रहेगा, मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है या फिर कोई भी टर्म हमको दिया वो 0 से बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, रियल रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा। डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि अलग अलग, जैसे एक नंबर 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 3 है तो एक 4 है, एक 5 है तो एक 10 है, ऐसे वो रियल रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा। ओके, सेकेंड केस में क्या है, d = 0, मीन्स अगर d 0 के बराबर ही हो जाए तो एक तो रियल रहेगा ही और वो इक्वल रहेगा। जैसे अगर मान लो एक रूट अल्फ़ा है और उसको मैं मान लूँ 2, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा, वो भी 2 हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल रहेंगे। और अगर d इज़ लेस देन 0, अगर कोई भी डिजिट या नंबर 0 से छोटा हो जाए तो क्या होता है, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है ना, 0 से छोटा जो भी रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रियल रूट्स। यहाँ से 3 केस हम समझ में आया हमको कि एक d इज़ ग्रेटर देन 0, d इज़ इक्वल टू 0 एंड d इज़ लेस देन 0। यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट होगा, यहाँ पे रियल और इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे नॉन रियल रूट्स हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट सीधा रूल के अंदर ही आता है। जैसे यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म दिया गया है और a डज नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से हो जाएगा -b प्लस -b² -4ac अपॉन में 2a। सो जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये देखा जाए तो क्या है, वो d = b² - 4ac है ना। तो ये फार्मूला हमको याद आ गया वहाँ से, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ हम कर देते हैं d, यहाँ से 2a। तो ये हमारा श्रीधराचार्य का फार्मूला है। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। सो यहाँ से हम b² - 4ac को क्या लिख सकते हैं, d। तो ये हमारा श्रीधराचार्य रूल है।
अब ये श्रीधराचार्य रूल होता क्यों है? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अभी मैं जब एग्जांपल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है ना कि रूट्स निकालने के लिए, सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये श्रीधराचार्य रूल की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? कुछ केस में क्या होता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो कन्वीनियंट नहीं होता है फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज़ करते हैं। पार्ट 1 खत्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम पार्ट 2 में जो बचे हुए टॉपिक हैं और डिस्क्रिमिनेंट का तीनों केस पे एग्जांपल, और श्रीधराचार्य रूल पे एग्जांपल, फैक्टराइजेशन क्या होता है उसका एग्जांपल, हम सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। आप ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।